आज है 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसे दिख सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किंग स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट में गुरुवार का दिन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन आखिर में दो बड़े इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स करीब 650 पॉइंट चढ़कर 48,700 के ऊपर बंद हुआ और S&P 500 पहली बार 6900 के ऊपर क्लोज हुआ। नैस्डैक दिन के निचले स्तर से 300 पॉइंट उछला, लेकिन आखिर में हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्केट में आज साफ देखा गया कि पैसे बिग टेक से निकलकर पुराने और ज्यादा स्थिर सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को छोड़ दें तो बाकी बड़ी टेक कंपनियां दबाव में रहीं, जबकि वीजा जैसे पुराने और डिफेंसिव स्टॉक्स ने डाउ जोन्स को ऊपर खींचा। यूएस में इस हफ्ते की जॉबलेस क्लेम्स का डेटा थोड़ा कमजोर आया। नए बेरोजगारी दावों में 44,000 की बढ़त हुई और ये आंकड़ा 2.36 लाख तक पहुंच गया, जो उम्मीद किए गए 2.2 लाख से ज्यादा है। इससे ये संकेत मिला कि लेबर मार्केट पहले जितना मजबूत दिख रहा था उतना नहीं है। ओरेकल का स्टॉक 11% टूट गया क्योंकि कंपनी के नतीजे मार्केट की उम्मीदों से कम रहे। इसके ऊपर बढ़ते कर्ज और डिफॉल्ट प्रोटेक्शन कॉस्ट में 16 साल का उच्चतम स्तर आने से निवेशकों की चिंता और बढ़ी। ब्रॉडकॉम ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए और अगले क्वार्टर का आउटलुक भी दमदार बताया, खासकर एआई चिप्स की बढ़ती मांग को देखते हुए। कंपनी के सीईओ का कहना है कि Q1 में एआई चिप की बिक्री पिछले साल की तुलना में 2 गुनी हो सकती है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का मानना है कि इस साल S&P 500 में सांता क्लॉज रैली देखने को मिल सकती है और इंडेक्स 7,000 भी पार कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने 2026 के लिए लक्ष्य सिर्फ 6500 दिया है, यानी आगे चलकर एआई से जुड़ी दिक्कतें, नया फेड चेयर और मिड टर्म इलेक्शंस बाजार पर दबाव डाल सकते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स फेड की रेट कट उम्मीदों की वजह से 99 के नीचे फिसल गया है। दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर में तेजी जारी है, जहां सिल्वर इस समय लगभग 120% ऊपर है और $65 की तरफ बढ़ रहा है, जबकि गोल्ड इस साल करीब 60% चढ़कर फिर से $4300 की ऊपर आ गया है। अब एडीआर्स की बात करें तो इन्फोसिस एडीआर 17.80 पर बंद हुआ और 1.49% नीचे रहा। विप्रो एडीआर 2.83 पर बंद हुआ, जिसमें करीब 2% की गिरावट आई। आईसीआईसीआई बैंक एडीआर 30.20 पर बंद हुआ और हल्की कमजोरी दिखी, जबकि एचडीएफसी बैंक एडीआर 35.83 पर बंद हुआ और 1.16% की बढ़त दिखी। एक्सिस बैंक का एडीआर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ और स्थिर ट्रेडिंग दिखी। ट्रैवल सेक्टर में मेक माई ट्रिप एडीआर 78.51 पर बंद हुआ और 3% से ज्यादा उछला, जबकि यात्रा ऑनलाइन एडीआर भी करीब 4% की तेजी के साथ 1.85 पर पहुंच गया। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज एडीआर 14.19 पर 1.62% चढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीडीआर मामूली बढ़त के साथ 58.80 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने 3 दिन की गिरावट रोकते हुए आज करीब 0.6% की बढ़त दिखाई, लेकिन अभी तक ये अपने शॉर्ट टर्म लेवल 25,950 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। मार्केट में आगे मजबूती तभी दिखेगी जब ये 25,950 से 26,000 के ऊपर टिक जाए, वरना इंडेक्स थोड़ा और समय तक 25,700 से 25,500 के सपोर्ट जोन में ही घूम सकता है। चार्ट पर निफ्टी ने एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है, जिसमें नीचे की ओर लंबी शैडो दिखती है, यानी गिरावट पर खरीदारी वापस आती दिखी। हालांकि इंडेक्स अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड की मिड लाइन के नीचे है, लेकिन आरएसआई और स्टोचैस्टिक आरएसआई धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआती संकेत दे रहे हैं। बैंक निफ्टी भी करीब 0.42% चढ़ा और 20 डे ईएमए के ऊपर बंद हुआ, जो हल्का पॉजिटिव संकेत है, लेकिन ये अभी भी 10 डे ईएमए के नीचे है और मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे मैकडी थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। इसलिए ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, लेकिन सावधानी के साथ। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की ओर 59,383 और 59,530 के लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, जबकि नीचे 58,900 और 58,750 मजबूत सपोर्ट जोन माने जा रहे हैं। फिबोनाची के हिसाब से भी 59,466 ऊपर और 58,641 नीचे अहम लेवल बने हुए हैं। निफ्टी के ऑप्शंस डेटा में 26,000 का कॉल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ बड़ा रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। 26,350 और 26,500 पर भारी कॉल राइटिंग दिख रही है, जो बताती है कि ट्रेडर्स यहां मार्केट पर कैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुट साइड में 25,800 की स्ट्राइक सबसे बड़ा सपोर्ट दिखा रही है, जहां सबसे ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं।
25,700 और 25,500 पर भी मजबूत पुट राइटिंग हुई है, जो बताती है कि नीचे के लेवल पर ट्रेडर्स को सपोर्ट की उम्मीद है। बैंक निफ्टी में 60,000 की कॉल स्ट्राइक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मंथली कॉल वाइन जमा है। इसके नीचे 59,500 और 61,000 की स्ट्राइक पर भी भारी पोजीशनिंग दिख रही है, जिससे ऊपर के लेवल पर बेचने का दबाव बन सकता है। बैंक निफ्टी की पुट डेटा में 59,500 सबसे मजबूत सपोर्ट बनकर उभरा है, जहां सबसे ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। 59,200 और 58,900 पर भी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, जो बताती है कि नीचे की तरफ बफर बना हुआ है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.94 पर पहुंच गया है, जो साफ दिखाता है कि मार्केट का मूड पिछली सेशन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बुलिश हुआ है। पीसीआर में ये बढ़त बताती है कि ट्रेडर्स ज्यादा पुट बेच रहे हैं और मार्केट में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया विक्स लगातार घटकर 10.4 पर आ गया है, जिससे शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी कम रह सकती है, लेकिन विक्स का इतना नीचे रहना ये भी बताता है कि किसी भी समय एक तेज मूव दोनों दिशाओं में आ सकता है। फंड्स फ्लो में इंडेक्स फ्यूचर्स में 291 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,756 करोड़ की खरीद दिखी, जो संस्थाओं की पॉजिटिव दृष्टिकोण को सपोर्ट करती है। इंडेक्स ऑप्शंस में 10,087 करोड़ की भारी बिकवाली हुई, जिससे पता चलता है कि ट्रेडर्स हेजिंग कम कर रहे हैं या पोजीशन हल्की कर रहे हैं। एफपीआई ने 11 दिसंबर को भारतीय बाजार में कुल 7,534 करोड़ रुपए की खरीद की, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा यानी 9,555 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। इसी वजह से उनका नेट आंकड़ा माइनस में रहा और बाजार से लगभग 2,021 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज हुई। DIIs बाजार में मजबूत खरीदार बने और कुल 13,196 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि उनकी बिकवाली सिर्फ 9,400 करोड़ रुपए रही। इस तरह DIIs का नेट इनफ्लो लगभग 3,796 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार को सपोर्ट देने वाला पॉजिटिव संकेत है। गिफ्ट निफ्टी कल रात तक 25,800 से 26,100 के बीच ट्रेड होता दिखा और लेटेस्ट लेवल करीब 26,000 के ऊपर रहकर पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। ये स्तर पिछले निफ्टी फ्यूचर सेटलमेंट से लगभग 100 से 130 पॉइंट्स ऊपर वाला गैप अप इशारा देता है, जिससे आज बाजार में सुबह के लिए बुलिश अंडरटोन मजबूती से बना हुआ है। MCX पर सिल्वर ने कल जबरदस्त उछाल दिखाया और मार्च कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1,92,000 से 1,93,000 रुपए प्रति किलो के नजदीक पहुंच गया, जो दिन में करीब 2 से 2.5% की तेजी के बराबर है। डॉलर रुपी कल 90.3 से 90.5 के जोन में ट्रेड कर रहा है, जो रुपी की लगातार कमजोरी की तरफ साफ इशारा है। पिछले एक महीने में रुपी लगभग 2% तक गिर चुका है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कल लगभग 57 से 58 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां रीसेंट सेशंस में करीब 2% तक की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड भी लगभग 61 डॉलर के आसपास सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। SBI ने बताया कि वो इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन में 50% हिस्सेदारी खरीदेगा और इसके लिए 1 करोड़ शेयर सब्सक्राइब करेगा। ये कदम डिजिटल पेमेंट फ्रॉड और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। होनासा कंज्यूमर ने रेजिनल्ड मेन ब्रांड की मालिक कंपनी BTM वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये अधिग्रहण कंपनी की मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में मजबूती को बढ़ाएगा, जो एक तेजी से बढ़ता सेगमेंट है। आज के सत्र में स्टॉक में हल्की खरीदारी देखने को मिल सकती है। टाटा पावर को REC की सब्सिडियरी से 156 करोड़ रुपए के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये प्रोजेक्ट जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन नाम की SPV के अधिग्रहण से जुड़ा है, जिससे कंपनी की ट्रांसमिशन नेटवर्क में और मजबूती आएगी। जेम एरोमेटिक्स की सब्सिडियरी क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स ने गुजरात के दाहेज में नई ग्रीनफील्ड फैक्ट्री में WS-23, WS-03 जैसे कूलिंग एजेंट्स और क्लोव ऑयल, यूजेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह नया प्लांट है, जिससे कंपनी की क्षमता और प्रोडक्ट रेंज दोनों बढ़ने वाले हैं। आज स्टॉक में अच्छी मजबूती दिख सकती है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अमारा राजा इंफ्रा से 75.14 करोड़ रुपए के HT और LT केबल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सपोर्ट करेगा और नई बुकिंग्स बढ़ाएगा। आज के सत्र में स्टॉक में हल्की तेजी रह सकती है। संघवी मूवर्स ने एस के साथ एक बड़ा MOU साइन किया है, जो क्रेन रेंटल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में उनके लंबी अवधि के विजन एलिवेट 2030 को आगे बढ़ाता है। ये साझेदारी कंपनी की ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को तेज करेगी। आज स्टॉक में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है।
वेदांता ने कहा है कि वो जेनजाना निकल क्रोमियम और पीजीई ब्लॉक की सक्सेसफुल बिडर बन गई है, जो क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शंस ट्रांच 3 का हिस्सा है। ये कंपनी के क्रिटिकल मिनरल्स पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा, जो भविष्य की मेटल और बैटरी टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका निभाता है। आज स्टॉक में हल्की तेजी दिख सकती है। एनबीसीसी को कुल 289.39 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाल्को का 255.50 करोड़ रुपए का सिविल और डेवलपमेंट वर्क्स का प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा कंपनी को सेल बोकारो से डीसिल्टिंग का काम भी मिला है। आज स्टॉक में अच्छा मूव आ सकता है। कैंसाई नेरोलैक ने अपनी श्रीलंकाई सब्सिडियरी कैंसाई पेंट्स लंका की 60% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जिसे अतीरे प्राइवेट लिमिटेड खरीदेगा। ये कदम कंपनी के इंटरनेशनल पोर्टफोलियो को रीऑर्गेनाइज करने और कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन के रूप में देखा जा रहा है। आज स्टॉक में हल्की गिरावट या फ्लैट ओपनिंग संभव है। येस बैंक में खबर है कि बैंक की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन पेंटल के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार वो फरवरी 2026 के बाद बैंक छोड़ सकते हैं और माना जा रहा है कि रिटेल बिजनेस की धीमी ग्रोथ इसकी वजह है। आज स्टॉक पर दबाव रह सकता है। सुज़लॉन एनर्जी को उसकी टैक्स पेनल्टी वाले विवाद में CESTAT मुंबई से बड़ी राहत मिली है, जहां 21.92 करोड़ रुपए की पूरी पेनल्टी खत्म कर दी गई है। ये मामला 2007 से 2011 के बीच इंपोर्ट की गई डिजाइन और ड्राइंग फाइलों की कैटेगराइजेशन से जुड़ा था, जिसे कंपनी लंबे समय से चुनौती दे रही थी। आज स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख सकता है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने अपनी यूके सब्सिडियरी के जरिए पास्ट ड्यू क्रेडिट सॉल्यूशंस का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जिसकी कुल डील वैल्यू 22 मिलियन पाउंड है। पीडीसी ब्रिटेन की एक रेगुलेटेड डेट कलेक्शन कंपनी है, जिसने पिछले वर्ष 16.9 मिलियन पाउंड का टर्नओवर और 3.4 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट कमाया था। आज स्टॉक में मजबूती दिख सकती है, क्योंकि ये अधिग्रहण कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को और बड़ा बनाता है। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुक्रवार को अपना 10,603 करोड़ रुपए का IPO खोल रही है, जिसका प्राइस बैंड 2061 से 2165 रुपए रखा गया है। ये OFS है, यानी पैसा प्रमोटर को जाएगा, लेकिन ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी AMC है और QAAUM में 13.3% मार्केट शेयर रखती है। रमा स्टील ट्यूब्स ने UAE की ऑटोमेक ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड में संयुक्त अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल वैल्यू AED 296 मिलियन यानी लगभग 728 करोड़ रुपए है। इसके जरिए कंपनी UAE बाजार में सीधे एंट्री करेगी और अपनी इंटरनेशनल बिजनेस लाइन को मजबूत करेगी। NHPC की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि कंपनी 2032 तक लगभग 98,107 करोड़ रुपए का निवेश करके 8,814 मेगावाट यानी करीब 8.8 गीगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता बढ़ाएगी। ये जानकारी खुद भारत के पावर मिनिस्टर ने दी है और ये NHPC के विस्तार की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक है। HCC ने भी बॉन्ड मार्केट के जरिए 1,095 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है, जिस पर 6.98% ब्याज दर तय की गई है। जब कंपनियां बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाती हैं, तो ये उनकी वर्तमान वैल्यूएशन पर आधारित होता है और निवेशकों के लिए ये अधिक स्थिर तरीका माना जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर माहौल पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि बैंक नए बिजनेस सेगमेंट में एंट्री कर रहा है और इससे उसकी मार्जिन और रेवेन्यू दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर में बैंक ने कई मैट्रिक्स में अच्छी रिकवरी दिखाई, जो संकेत देता है कि ये आगे भी स्थिर ग्रोथ दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक में कल ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा रहा और डिलीवरी रेट भी बढ़िया दिखा, जो मार्केट की सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। अभी ये स्टॉक लगभग 80 रुपए के आसपास स्थिर है और 85 से 90 रुपए की रेंज इसके लिए शॉर्ट टर्म में सबसे महत्वपूर्ण लेवल बन जाती है। अगर ये रेंज पार हुई तो बैंक में फिर से मांग बढ़